हालांकि ये कार्यक्रम बहुजन जागरूकता एवं सदस्यता अभियान का कार्यक्रम है, लेकिन बहुजन जागरूकता कैसे होगी? और जब तक बहुजन जागरूकता नहीं होगी तब तक सदस्यता अभियान में क्या फायदा? बहुजन जागरूकता का मतलब यह है कि आप अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो, आपको जानकारी हो कि आपको करना क्या, आपको जानकारी हो कि आपको किस दिशा की ओर चलना है। आज भी हमारी भारत एकता मिशन भारत के लगभग 24 से 25 राज्यों में बड़ी मजबूती से काम कर रही है। एक राजनीतिक दल भी बनाया गया जिसका नाम है समाज पार्टी काशीराम है। वो राजनीतिक दल से ज्यादा एक मिशन का संगठन है, मिशन को इकट्ठा करने की व्यवस्था, जिससे आज भारत में फैल रही कुरीतियों को दूर किया जा सके। जो हमारे हक अधिकार कभी सुप्रीम कोर्ट किसी कागज पर साइन कर देता है, कभी यहाँ की सरकारें किसी कागज पर साइन कर देती है, और उसके बाद हमारे हक अधिकार लूटे जा रहे हैं। और क्या अधिकारों को कैसे बचाया जाए, उसी के लिए राजनीतिक दल का निर्माण किया गया है। देखिए, एक चीज का समझना जरूरी है, इस देश में ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं जो बिना बाबा साहब अम्बेडकर का नाम निकल जाए। यहाँ के सारे राजनीतिक दल को बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना पड़ता है। यहाँ अगर राजनीति करनी है तो डॉक्टर अम्बेडकर के सामने सिर झुकाना होगा। बड़ा सवाल यह है, सिर तो सब लोग झुका रहे हैं, क्या डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को कोई स्थापित करने का काम कर रहा है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस देश में हमारे पुरखों की लड़ाई सिद्धांत की रही है। चाहे वो आंदोलन तथागत बुद्ध का रहा हो, समता समानता का आंदोलन, चाहे वो आंदोलन सदगुरु रविदास का रहा हो, बेगमपुरा राज की स्थापना का आंदोलन, चाहे संत कबीर का रहा हो, गैर बराबरी के खिलाफ बड़ा आंदोलन, चाहे गुरु नानक देव का आंदोलन रहा हो, जिन्होंने अपना सर्वस्व यहाँ की जनता के लिए निछावर किया। आज बहुत सारे लोग आकर तरह तरह की बात बताते हैं। वो कहते हैं तुम ये हो, तुम वो हो। उनसे जाकर सवाल कीजिए कि हमारा जो सही में जो आंदोलन है, अगर हम उस आंदोलन को छोड़कर अपने आंदोलन को दूसरी दिशा की ओर ले जाएंगे तो हमारा उद्धार कभी नहीं हो सकता। हम बुद्ध अम्बेडकर के लोग हैं, हम पेरियार नलई के लोग हैं, हम रैदास नानक के लोग हैं, तो हमारा आंदोलन भी अपने पुरखों की विचारधारा पर होना चाहिए, सिद्धांतिक होना चाहिए, तब जाकर के आपकी व्यवस्था आगे बढ़ सकती है। मेरे एक वाक़ा याद आ रहा है, सन मेरे याद नहीं, लेकिन हाँ, महाराष्ट्र में जब काशीराम साहब नौकरी करते थे तो उस समय वहां आरपीआई और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ और कांग्रेस ने आरपीआई को सीट दी। आरपीआई का मतलब समझिए, इस देश के शोषित वंचित वर्ग के लोग, इस देश का किसान कमेरा, इस देश का मजदूर, या बुद्ध नीति में जिसको कहा जाए, इस देश में बहुजन समाज के लोग, जिनको एससी एसटी ओबीसी पिछड़ा माइनॉरिटी कहते हैं। काशीराम साहब ने कहा कि समझो बाबा साहब अम्बेडकर हमें लोकतंत्र की थोड़ी देकर गए हैं। कौन होती है कांग्रेस हमें एक सीट देने वाली? हम देंगे कांग्रेस को सीट। इस देश में संख्या निश्चय हमारी है, लेकिन अब जो भारतीय के लोग बात को नहीं समझते, वो एक सीट पर कांग्रेस का गठबंधन करता है। डॉक्टर अम्बेडकर हताश होते हैं, निराश होते हैं और जाकर के डॉक्टर नवाब साहब का निर्माण करते हैं और निर्माण करके एक पूरा स्ट्रक्चर डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन का पूरे देश में खड़ा करते हैं और उत्तर प्रदेश को अपनी कर्मस्थली बना करके यहाँ शासन में हिस्सेदारी तय करते हैं और महाराष्ट्र जाकर कहते हैं कि जो लोग ये कहते थे कि फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे शासन सत्ता को स्थापित नहीं किया जा सकता, मैं काशीराम, मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानते हुए वहां के शासन में हस्तक्षेप करने का काम किया। इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर कल मेरे रतन सिंह फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर न चले तो आप सबका अधिकार है, कोई नया लीडर खड़ा कीजिए, नई व्यवस्था खड़ी कीजिए, लेकिन इस आंदोलन को टूटने मत दीजिए। इतिहास से कहता है कि अगर हम सही दिशा की ओर चलते तो आज इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोगों का प्रधानमंत्री होगा।
मैं रेप होते देखता हूँ, मैं हत्याएं होती देखता हूँ। जब देखता हूँ हर रोज फोन आता है कि भैया जाति के नाम पर उत्पीड़न हुआ, तो बड़ा दुख होता है। इसलिए कि जब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में लोकतंत्र स्थापित करके गए और हम उस लोकतंत्र का फायदा तक नहीं ले पा रहे, जिसमें ना तो पैसा खर्च करने की जरूरत है, ना रोटी खर्च करने की जरूरत है, ना समय खर्च करने की जरूरत है, बस सबको इकट्ठा होकर इस लोकतंत्र का मतलब समझना है और ये जानना है कि हमारे हक अधिकार कहाँ निश्चित है, कहाँ गरीबों की सेवा हो सकती है, कहाँ किसान कमेरों के हक अधिकार बचाए जा सकते हैं, कहाँ बेटियों की रक्षा हो सकती है। वहां सबको इकट्ठा होकर 5 साल में एक बार सही चुनाव करना है कि हमें डॉक्टर अम्बेडकर की ओर चलना है या हमें मनु के वाले की ओर चलना है। इतनी संपूर्ण आबादी इस देश में हमारी, लेकिन राज किसका? ये बड़ा सवाल है, किसका राज? क्या उनका राज आ गया जो हमें, जिन्होंने हजारों साल हमें हमारे पुरखों को शोषण करने पर मजबूर किया, अगर उनका ही राज है तो पहला समय कौन सा बुरा? आज सम्मान का जीवन जीने के लिए सब अधिकारी हैं। जब कोई गाली देता तो दुख होता है, करता इसकी ऐसी कैसी गाली कैसे देती? अब याद करो ना, पुरखों ने कितना शोषण कहा होगा, जो हमारे पुरखे रहे कितना शोषण कहा होगा, कितना न्याय कितना अपमान उनका हुआ होगा। और आज हम सिर्फ उनके अपमान के बदले अपनी व्यवस्था भी खड़ी नहीं करना चाहते हैं। ये व्यवस्था खड़ी करनी होगी और जब तक ये व्यवस्था खड़ी ना हो जाए हमें सही से सोने का और खाने का अधिकार नहीं है। इस व्यवस्था के लिए लड़ना शुरू कीजिए, घर से घर जाकर के बताइए कि डॉक्टर अम्बेडकर की सही व्यवस्था क्या है। घर से घर जाकर बताइए कि भीम आर्मी के लोग पूरे देश में लड़ते घूमते हैं। जब किसी बेटी के साथ गलत होता है तब झंडा डंडा बुलंद करते हैं। जब कोई किसी इतिहास के साथ छेड़छाड़ होती है, जब संविधान के साथ छेड़छाड़ होती है, जब बाबा साहब की प्रतिमाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, जब भीम आर्मी का कार्यकर्ता है कि कार्यकर्ता खड़ा होकर के मजबूती से लड़ने का काम करता है। ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप हर घर जाएं, घर घर जाकर के कम से कम घर के एक बच्चे बेटे को या बेटी को भीम आर्मी का सक्रिय कार्यकर्ता बनाएं। वो बाहर जा सकता है, उड़ा जा सकता हो, वो कम से कम अपने गली मोहल्ले में तो जाकर प्रचार प्रसार का काम करे, जिससे आने वाले समय में हम एकजुट हो सके, हमारी ताकत बढ़ सके और इस देश की सत्ता पर हम अपनी सत्ता कायम कर सके। ये आप सबकी जिम्मेदारी भी है। मैं जानता हूं कि जिस कौम में मैं जन्मा हूं वो कौम गरीब है, मजदूरी नहीं जाएगी, काम करने नहीं जाएगी, नौकरी करने नहीं जाएगी तो खाना नहीं मिलेगा, मैं जानता हूं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि हम गरीब तो हैं, मेरे पुरखे गरीब तो थे, लेकिन स्वाभिमानी भी तो नहीं बड़े थे। मैं जब संत रैदास को पढ़ता हूं, जब तथागत बुद्ध को पढ़ता हूं तो समझ आता है कि उस समय कितना बड़ा शोषण इनके साथ हुआ होगा और उस शोषण के बावजूद भी इन हमारे पुरखों ने अपनी दिशा दशा नहीं बदली, वही अन्याय के खिलाफ अपना युद्ध अपना आंदोलन जारी रखा। तो हम भी उन्हीं के औलादे हैं, हमारा कर्तव्य फर्ज है कि इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करके रखें। आज देश की परिस्थिति ऐसी है कि मॉब लिंचिंग के नाम पर मुसलमानों को मारा जाता है, क्रिश्चियनिटी के नाम पर क्रिश्चियनों को पीटा जाता है, दलितों के नाम पर दलितों को पीटा जाता है। और जब इतने सारे पीटे पीटे लोग इस देश में हैं तो इन पीटे पीटे लोगों का भी फर्ज बनता है कि पीटे पीटे लोग आकर के एकजुट हो जाएं और एक साथ एक थाली में खाना खाकर खड़े हो जाएं और यहाँ की पीटने वाली सरकार को कहें कि अब हम पीटे पीटे एक हो गए हैं, अब देखो हम तुम्हारा इलाज कितनी मजबूती से इस देश के अंदर करेंगे। ये व्यवस्था कायम कर दीजिए। मैं ये कहता हूं, जो लोग रेप करने की सोचते भी हैं, करना तो दूर, वो लोग अपने घरों में कैद हो जाएंगे। जो लोग अन्याय करने की सोचते हैं वो अपने घरों में कैद हो जाएंगे। जो तानाशाह बनते हैं, बाहुबली बनते हैं, मुझसे लिखवा लीजिए। अगर आपने बाबा साहब अम्बेडकर के लोगों पर विश्वास जताते हुए इनको खड़ा कर दिया और यहाँ की सत्ता की चाबी के हाथ में दे दी, तो जो लोग तानाशाह हैं, जिनको आज राजनीति का घमंड है, जिनको पैसे का घमंड है, मैं लिख कर देता हूं, वो आपके कदमों में आकर पड़ जाएंगे। ये लिख लीजिए। एक और वो था कि कोई मामला हुआ, कोई
कोई घटना घटित हुई तो हम नेताजी के पास गाड़ी बुक करके जाते थे। नेताजी को कहते थे साहब ये मामला हो गया है, मुकदमा दर्ज करा दीजिए। और नेताजी बड़े ठाट वाट में टॉल में ऊपर गए कमरे से आते थे और कहते थे ठीक है बैठ के भी वो करते हैं बात। और हमारा आदमी पूरे दिन वहां भूखा प्यासा बैठा रहता था, पानी तक की व्यवस्था नहीं होती। तीन बार मैंने पैटर्न को चेंज कर दिया था। आज के घटना घटित होती है तो आपको नेता के पास जाने की जरूरत नहीं। नेता अपना कल दौड़ा करता हो, ऊपर दौड़ करके आता है, दौड़ा कहता है मेरी मदद चाहिए। अगर वहां मेरा बीमार मेरा कार्यकर्ता रहता तो कहता साहब आपकी मदद की चाहिए, मैं अपने आप जाकर देखूंगा। बहुत सही बात। ये तो बीमार ने पैटर्न चेंज कर दिया है। और मैं तो चीख कर कहता हूँ, चिल्ला कर कहता हूँ। भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी कहते हैं कि मेरा भीम आर्मी का एक मोहल्ले का कार्यकर्ता, एक बूथ का कार्यकर्ता, एक गांव का कार्यकर्ता, एक ब्लॉक का कार्यकर्ता इतना मजबूत है जितना चंद्रशेखर आजाद और विनय सिंह है। मैं गर्व भी करता हूं अपने कार्यकर्ता पर कि मेरे कार्यकर्ता को किसी में खरीदने की हिम्मत नहीं। एक बार मेरे कुछ मित्र हैं पुराने आरएसएस के लोग, वो घर आ गए, कल ये चाय बनाओ, चाय बनाई, पीने लगे। कहना मैं अपने कार्यकर्ता को खिलाते क्या हुआ कि मैंने कार्यकर्ता घर में जाकर देखा छान पड़ी हुई है, ये पता नहीं कि रोटी शाम की मिलेगी या नहीं मिलेगी, चुनाव का दौर। और मैंने उसे जाकर कहा भाई कुछ व्यवस्था तुम्हारी कर देते हैं, आप सिर्फ प्रचार में मत निकलिए कि आपका कार्यकर्ता इतना स्वाभिमानी था। उसने भैया बैठिए चाय पीजिए और अपने घर चले जाइए, प्रचार तो उसी पर। ये प्रैक्टिकल चीज है, मौखिक नहीं। ये प्रैक्टिकल का हम लोगों ने मुझे सामने बैठा करके कि तुम इतना कार्यकर्ता मजबूत कहां से लाते हो, इतना गरीब। हमने कहा भाई हम गरीब किसानों की औलाद हैं, हम भूख का दर्द समझते हैं क्या है। अब हमारी समझ आ गया कि अगर आज हम भूखे रहेंगे, एक टाइम का खाना नहीं खाएंगे, तो आने वाले समय में हमारी नस्लें इस देश पर अपना राज स्थापित करेगी, समानता का राज लेकर आए। अगर आज हमने आपका खाना खा लिया, आज हमने आपसे पैसे ले लिए, आज हमने आपके तलवे चाट लिए, तो फिर आने वाली नस्लों को भी यही करना होगा। और हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि मेरे किसी भी पुरखे ने तुम्हारे आंदोलन का कभी सहयोग नहीं किया, तुम्हारी गैर बराबरी का सहयोग नहीं किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरा जीवन लगाया लेकिन झुके नहीं। साहब काशीराम ने पूरा जीवन लगाया, महात्मा ज्योतिबा फुले ने पूरा जीवन लगाया लेकिन झुके नहीं। इस आंदोलन को मजबूती से खड़ा किया और आज देखिए उनकी बदौलत हम जैसे निम्न परिवार के लोग, गरीब परिवार के लोग आज इस बाइक पर धारने का काम कर रहे हैं। ये सब किसी की देन है तो महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अम्बेडकर और साहब मान्यवर काशीराम साहब की देन है। तो क्योंकि हम भी उनके वंशज हैं, हम भी उनके औलाद हैं, हमें भी प्रण करना चाहिए कि जिस रास्ते पर हमारे पुरखे चले, जिस रास्ते पर हमारे बाप दादा चले, उसी रास्ते पर हमें भी चल करके इस आंदोलन को मजबूत करना है। ये जो नस्ल मेरे सामने बैठी है, जब ये बड़ी हो तो ये आंदोलन के लिए सड़क पर लड़ती ना घूमे, ये तो कमरे में बैठ कर कहेगी नहीं आरक्षण में इतना प्रतिशत हमारा है, ये हमें चाहिए, और इनके मुंह से आवाज निकले और इनका काम हो जाए, वो माहौल हमें देश में पैदा करके जाना। मुझे आशा नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग मेरी पीड़ा को समझेंगे। ये मेरा भाषण नहीं, ये मेरा दर्द है जो पूरे देश में घूम घूम के महसूस करता हूँ। ये वो दर्द है जब पुरखों को पढ़ता हूँ, उन पर हुए न्याय को सोचता हूँ, तो तब ये ज्वाला बाहर निकलती है। मैं ये चाहता हूँ कि हर घर के अंदर ये आग जले, हर समाज के व्यक्ति के अंदर ये पीड़ा हो कि इस देश में ऐसे भी लोग थे जिनके पास कुछ नहीं था लेकिन उन्होंने पूरे देश को बहुत कुछ देने का काम किया। ये हर घर हर बच्चे के अंदर इस आग को मारने के लोग बताना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मिलकर के इस पीड़ा को घर घर पहुंचाएंगे, एक नया आंदोलन खड़ा करेंगे कि जो आने वाली नस्ल है वो अपने हक अधिकार के लिए डरे ना, वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार रहे, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे लाठी गोली डंडे खाना पड़े, लेकिन वो तैयार रहे। और समझ लीजिए बाबा साहब अम्बेडकर ने तो सारा काम आसान कर दिया। उन्होंने तो कह दिया जिसकी संख्या भारी उसमें तो हिस्सेदारी। अगर इसी नारे का प्रयोग करके हम हर व्यक्ति के पास जाने लगे, हम यहाँ के मुस्लिमों के पास जाएं, सिखों के पास जाएं,
बौद्धों के पास जाए, दलित पिछड़ों के पास जाए, तो सिर्फ इस नारे को अगर समझा दोगे तो आपकी अपनी शासन सत्ता स्थापित हो जाएगी। और जिसका शासन होता है वो उसी व्यवस्था को लागू करता है जिस व्यवस्था को वो चलाता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वो मनु की व्यवस्था को लागू करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरा प्रयास। वो किसी मुस्लिम को दाढ़ी टोपी के नाम पर पीट दे, मुकदमा दर्ज करने के लिए आंदोलन करो, और अगर सिर्फ मुस्लिम के आंदोलन करते तो कुछ नहीं होगा। हाँ, एक आधा नीचा पड़ने वाला चला गया तो फिर वो डर भी जाते हैं, भाई अब तो दर्ज करना पड़ेगा। ठीक, वो आरक्षण छेड़ते रहे, वो संविधान के नियमों का पालन न होने दें। आज उनकी सरकार है, क्योंकि वो जिस नीति पे चल रहा है, गोवलकर, सावरकर, वो सब लोग की स्थिति करते, वो मनु के द्वारा स्थापित जो संविधान इस देश में हजारों साल रहा, वो इस व्यवस्था को बढ़ा रहे हैं। और जब आपकी व्यवस्था होगी तो आप कौन सी व्यवस्था बढ़ाओगे? गुरु रविदास जी ने कहा कि चारों सा राज कर मिले सब भगवान छोड़ पड़े सब कुछ लगा 100%। तथागत बुद्ध ने समता समानता और मैत्री की बात की है। और जब उनके वंश के लोग शासन सत्ता स्थापित करेंगे तो कौन सा शासन स्थापित करेंगे? वो बराबरी वाला शासन स्थापित करेंगे, वो मैत्री वाला शासन स्थापित करेंगे, वो गैर बराबरी को खत्म करेंगे, वो संघ का निर्माण करेंगे। अब ये तय आपको करना है कि आप किस शासन को बढ़ाना चाहते हो, आप किस व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हो, मनु की व्यवस्था स्थापित करना चाहते हो या अम्बेडकर की व्यवस्था स्थापित करना चाहते हो, ये तय आप लोगों को करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को समझता, जो भी मानवता में विश्वास रखता है, जाति धर्म में नहीं, मानवता में विश्वास रखता है, वो प्रत्येक व्यक्ति अम्बेडकर की व्यवस्था को स्थापित करने का काम करेगा, वो मनु की व्यवस्था को तोड़ने का काम करेगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहा भी जा सकता है, बस इतना ही कहूंगा।